नमस्कार। आईपा की टीम जो है वो अब पहुंची है आर्थिक मामलों के जानकार यहाँ पर ध्रुव अग्रवाल जी के पास, जिन्होंने कई किताबें इस पर, चाहे वो जीएसटी को लेकर हो या आर्थिक क्षेत्र में जिस तरह की सुधार की ज़रूरत हो, उसको लेकर वो काफ़ी गहरी जानकारियां रखते हैं। वो जानकारियां हम यहाँ पर आईपा के मंच पर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति से लोगों को रूबरू कराना और उनके विचारों को एक मंच उपलब्ध कराना, जिससे एक नए समाज का निर्माण हो। और इसी कड़ी में अब आपकी जो मुलाकात कराने जा रहे हैं वो हैं ध्रुव अग्रवाल जी। ध्रुव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी ध्रुव जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि यहाँ पर फिलहाल जो मौजूदा अर्थव्यवस्था है वो आपको वहाँ पर किस तरह के सुधार की ज़रूरत है, और क्या वाकई में भारतीय अर्थव्यवस्था इस वक्त सदमे में है? इस समय व्यापारी, उद्योगपति, छोटा पटरी वाला सब का करा रहे हैं। ये समझिए इस समय सदमे में है। हर व्यापारी, हर पटरी वाला, उद्योगपति और पर्टिकुलरली एमएसएमई क्षेत्र, छोटे कुटीर उद्योग, सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। नकदी की बहुत ज़्यादा कमी है और जीएसटी से बहुत परेशान है। नोटबंदी के बाद में कैश बाज़ार में है नहीं और व्यापार को बैंक वाले केवल वादे कर रहे हैं, किसी छोटे व्यापारी को पैसा नहीं मिल रहा। हालांकि जो बड़े उद्योगपति हैं, जो हिंदुस्तान के टॉप 10 उद्योगपति हैं, उन्होंने इस कोरोना काल में उनका प्रॉफिट लाखों करोड़ रुपए से बढ़ा है। लेकिन छोटे उद्योग जो कि करीब 14 करोड़ एमएसएमई सेक्टर में आते हैं, उन सब की हालत बहुत ख़राब है। उसमें से 55% तो या तो बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर हैं और बाकी एनपीए काफ़ी बढ़ रहा है। हमने अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी ये गुजारिश की थी कि जो छोटे उद्योगपति हैं उनको इस दलदल से निकाला जाए। आईबीसी के खर्चे, बैंकों के खर्चे, सीए के खर्चे, वकीलों के खर्चे, ये छोटा उद्योगपति जो छोटा कुटीर, जो केवल अकेला व्यापार चलाता है, खुद ही लेबर है, खुद ही कारीगर है, खुद ही खरीदार यानी विक्रय मैनेजर है और खुद ही क्रय मैनेजर है और खुद ही ट्रांसपोर्ट करता है, वो कहाँ तक इतने खर्चे झेल पाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हालांकि सरकार की तरफ से वादे बहुत हुए हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। धरातल पे व्यापारी करा रहा है, लेकिन क्योंकि व्यापारी डरता है सरकार से तो वो घूंघट में रो रहा है। लेकिन सर, यहाँ पर लगातार सरकार की तरफ से ये दावे किए जाते जा रहे हैं, कई योजनाएं शुरू की गई हैं, चाहे फिर वो एमएसपी या स्टार्टअप की हम बात कर लें। वो अलग बात है कि स्टार्टअप की असलियत हर किसी से छिपी है। यहाँ पर जितने भी स्टार्टअप अब तक स्टार्ट होते हैं उसमें से मुश्किल से बामुश्किल 6 या साल महीने चल पाते हैं और 98% जो स्टार्टअप हैं वो बंद हो जाते हैं। क्या वाकई में ऐसा है? ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है या कुछ और है? ये सब आंकड़ों की बाजीगरी है। केवल एमएसएमई सेक्टर को अच्छा दिखाने के लिए और उसकी ग्रोथ दिखाने के लिए आज बड़ी इंडस्ट्री को, 300 करोड़ वाली इंडस्ट्री को भी एमएसएमई में जोड़ दिया है। तो क्या होता है, 300 करोड़ वाली यदि 1 लाख इंडस्ट्री यदि जुड़ जाती हैं तो 99 लाख जो छोटी हैं उनके भी आंकड़े बढ़े हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह अब रिटेल ट्रेडर्स को भी एमएसएमई सेक्टर में जोड़ा है तो आंकड़े उस हिसाब से बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि व्यापारी आत्महत्याएं कर रहा है, सुसाइड कर रहा है, उनको ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं। लेकिन किसानों की तरह व्यापारी की बात, क्योंकि व्यापारी मिडिल क्लास से होता है, उसको इज्जत प्यारी होती है। यदि वो आत्महत्या भी कर लेता है तब भी उसके घर वाले यही बताते हैं कि हार्ट अटैक हो गया या ब्रेन हेमरेज हो गया। तो ऐसी समस्याएं आ रही हैं। बहुत सारे लोग घर छोड़ के, फैक्ट्री छोड़ के भाग चुके हैं, पलायन भी हो रहा है। और लेकिन ये हालत है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वादे होते हैं एमएसएमई मिनिस्ट्री। तो कुल मिलाकर सर, यहाँ पर ये समझा जाए कि इसके लिए सरकार की नीतियाँ जिम्मेदार हैं। यहाँ पर सरकार ने जो नीतियाँ अब तक लागू की हैं वो धरातल या ज़मीनी स्तर पर वो लागू नहीं हो पाई हैं, या कहाँ कमी देखते हैं, कहाँ पर ज़रूरत है सरकार को और सुधार के कदम उठाने की? देखिए, सबसे पहले जीएसटी में एडवांस टैक्स जमा हो जाता है। जीएसटी
अदरवाइज जो है जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि आप कस्टमर से वसूल करके सरकार को जमा करेंगे, लेकिन अब परचेज के टाइम पे जीएसटी लग गया, तो इसका मतलब सारी जो पूंजी थी व्यापारियों की वो जीएसटी में जमा हो गई, इसलिए बिना पूंजी के व्यापार हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, सरकार ने, जब सरकार जीएसटी नंबर देती है और एक आदमी पर, एक प्रतिष्ठान पे जीएसटी नंबर है और उसने प्रॉपर बिल दिया है और मैं माल खरीद के ले गया, उसको जीएसटी का भुगतान कर दिया, बाद में उस पार्टी ने या उससे पहले वाली पार्टी ने चेन में किसी ने जीएसटी के रिटर्न नहीं भरी या कोई भुगतान नहीं किया, तो उसकी वजह से मेरे पे लायबिलिटी आ जाती है। ये एक सरासर गलत है। आप जिस आदमी ने गलती करी है उसको पकड़ो, ना कि निर्दोष को पकड़े। फिलहाल जिस तरह की जो आर्थिक नीति या जो आर्थिक सुधारों की मोदी सरकार पैरवी कर रही है, यहाँ तक कहा कि 2025 तक हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कर देंगे, उसमें क्या लगता है ये सिर्फ एक मतलब एक कह सकते हैं एक सपने की तरह है, हकीकत कुछ और है, और यहाँ पर जो ज़मीनी स्तर पर जो बुनियादी ज़रूरतें वो भी आम लोगों की पूरी नहीं हो रही हैं? देखिए, अभी हमारी जो है इकोनॉमी 3.25 लाख करोड़ भी नहीं पहुंच पाई है, जो है ना 3.25 ट्रिलियन भी नहीं पहुंच पाई है। 5 ट्रिलियन पहुंचने के लिए ग्रोथ दर चाहिए। जो भी ग्रोथ दिखाई भी दे रही है वो ग्रोथ नहीं है, वो ऐसा है कि महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ के रेट डबल हो गए हैं, तो जो महंगाई की वजह से टर्नओवर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। असलियत में तो हम लोग माइनस में और बहुत ज़्यादा माइनस में। तो आप केवल 80 करोड़ आदमियों को केवल 5 किलो अनाज, जो कि 100 रुपये का होता है, यानी 100 रुपये की दान के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं गरीबी की क्या हालत है। जिस आदमी को आप कहते हो हम 5 किलो अन्न देते हैं, तो 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं लेने के लिए, जिसकी कीमत 100 रुपये से ज़्यादा नहीं है, उसके लिए लाइन में लगे हैं। लेकिन 100 रुपये का आपने गेहूं दे दिया, लेकिन गेहूं कच्चा तो नहीं खा पाएगा, उसको उबालेगा या पीसेगा या गरम करेगा। गरम करने के लिए गैस के रेट बढ़ा दिए आपने। उसके बाद में यदि घी, तेल, सरसों के रेट कहाँ से कहाँ हो गए, डबल हो गए। तो इसकी वजह से आज बहुत से लोगों ने जो दोनों टाइम खाते थे वो एक टाइम खा रहे हैं। और इसमें केवल मोदी सरकार ही दोषी नहीं है, केजरीवाल सरकार ने भी ढाबों की, उनकी सबकी लाइसेंस फीस बढ़ा दी है। म्यूनिसिपलिटी ने भी हर जगह चार्जेस बढ़ा दिए, जिसके लिए विरोध कर रहे हैं। जरा सी बातों पे सीलिंग की हुई है। कोरोना काल में रोटी खाने के लिए जिन्होंने अपनी दुकानें खोली, उन पे 8 करोड़ मुकदमे देश में केवल कोरोना के लिए लगा दें। तो इस समय व्यापारी और छोटा पटरी वाला, ठेले वाला और सेल्फ काम करने वाला इतना ज़्यादा परेशान है कि उसके आंसू भी अब रो रो के सूख चुके हैं। आपने कहा कि चलिए रो रो के आंसू सूख चुके हैं, लेकिन आप खुद व्यापार मंडल के सदस्य हैं, लेकिन आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? कोई जिस तरह से किसान ज़रूर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। बाकी व्यापारी उनके साथ क्यों नहीं जाते हैं, या इस महंगाई को लेकर या जो अर्थव्यवस्था है उसकी सच्चाई को लोगों के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? देखिए, मैं इस समय व्यापार मंडल का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और मैंने कम से कम 100 एक्ट में 1000 संशोधन मैं करा चुका हूँ। जीएसटी में भी मैं काफ़ी संशोधन करा चुका हूँ। जीएसटी की मैंने 5 इंग्लिश में बुक लिखी और 2 हिंदी में लिखी, जो मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने मेरी विमोचन किया। उसके बावजूद मैं अभी रोज़ाना ज्ञापन दे रहा हूँ, केवल एक छोटे से मुद्दे पे कि जो जब ये जीएसटी शुरू हुआ था 17-18 में, तब ये कहा गया था कि शुरू की जो टेक्निकल गलतियाँ हैं, तकनीकी गलतियाँ, वो माफ़ की जाएंगी, क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर ही तैयार नहीं था। सरकार को आज भी कुछ नहीं पता, उस समय तो अफसरों को कुछ पता भी नहीं था। उस समय की गलतियों को केवल तकनीकी गलती माना जाए। यदि कोई टैक्स में भूल चूके वो ले ली जाए, उनको पेनल्टी ना लगाई जाए, उनको अरेस्ट ना किया जाए, इसकी मांग हम बार बार करते हैं। और बार बार ज्ञापन देने के बाद में 6 बार तरुण बजाज सोम शंकर से जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, मिलने के बाद में हमारे को केवल 1 बार टाइम दिया निर्मला सीतारमण जी ने, उसके बावजूद भी वो कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए। अब क्या हो रहा है, आज दिवाली का मौका है, मंडी की लिमिटें लगा दी हैं। बार बार हम पीयूष गोयल जी से मिलते हैं, बहुत आंदोलन होता है, आंदोलन करते करते महीना बीत जाता है, तब जाके वो थोड़ी सी रियायत देते हैं, तब तक फेस्टिवल
त्यौहार निकल जाता है। अभी हमारी ये मांग है कि दिवाली तक संडे की जो बंदी है उसको बंद किया जाए। इस समय मेरे को लगता है कि हमने बड़ी आशा से नरेंद्र मोदी जी को सब व्यापारियों ने हवन किया था व्यापार मंडल की तरफ से कि हमें मोदी को लाना है। अब हमें हवन करना पड़ेगा कि मोदी को हटाना है, अगर यही पॉलिसी रही तो, क्योंकि वो भूल चुके हैं। उनका पूरा टाइम जाता है कि आज यहाँ का इलेक्शन, आज यहाँ का इलेक्शन। म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं हैदराबाद में, वहाँ तक के लिए योगी जी भाषण देने जाते हैं। तो सरकार का काम सरकार चलाना है। यदि इलेक्शन की तैयारी वो पार्टी करे, ना कि प्रधानमंत्री करे, ना कि मुख्यमंत्री करे, ना कि गृह मंत्री करें। जो आदमी को पार्टी का काम करना है, जिसको इलेक्शन लड़ना है, इस काम के लिए पार्टी है। और जो सरकार में हैं, जो तनख्वाह लेते हैं सरकार से, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो गृह मंत्री हों, चाहे मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे एमपी हों या एमएलए हैं, उनको इस इलेक्शन प्रोसेस में सरकारी मशीनरी का यूज ना करके देश के भले के लिए, राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। अब जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लगातार सरकारी नौकरियां घट रही हैं, प्राइवेट नौकरियां भी घट रही हैं। जो संगठित यहाँ पर जो संगठन है या फिर असंगठित मजदूर है, वो भी कहीं आवाज़ नहीं हो, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? यहाँ पर क्या बड़ी वजह है? इसको रोका नहीं जा रहा है, लगातार जो प्राइवेटाइजेशन है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, आपने ये मुद्दा उठाया, लेकिन मैं अभी बताता हूँ कि इस सरकार के अंदर मैं शुरू से मतलब संघ का आदमी रहा। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रधानमंत्री से लेके हर मंत्री मेरे को व्यक्तिगत रूप से जानता है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक तानाशाह सरकार है, क्योंकि इसने 7 साल में एक मार्गदर्शक मंडल बनाया है, उसकी एक भी बैठक नहीं बुलाई जिसमें अडवाणी जी समेत बड़े बड़े नेता हैं। उसके अलावा इसने आज तक कभी कोई जनता दरबार नहीं बुलाया। ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ जिसने कभी जनता दरबार नहीं बुलाया। इसके मंत्रियों की भी नहीं सुनी जाती है। मैं बीजेपी CSL में भी रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की बातें भी नहीं सुनी जाती है। इसलिए अब हमने एक अपनी लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया बनाई है, जो 1910 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाई थी। और शुरू में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल भी उसमें रहे, तेज प्रसाद सप्रू, जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन कराया, जिनकी वजह से गांधी जी ये रेल चली, उन्होंने लिबरल पार्टी बनाई थी। और लिबरल पार्टी ने उस समय ब्रिटिशर्स के साथ सत्ता चलाई थी 1919 से लेके। अब हमने दोबारा लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया, कुछ NRI हैं हमारे दोस्त, उनके जिनको कि वहाँ पे 2 बार पद्मा अवार्ड, जैसे यहाँ पद्म विभूषण होता है, अमेरिका में पद्मा अवार्ड होता है, उसके लिए उनका नाम नॉमिनेट हो चुका है। ऐसे लोगों के साथ मिलके, जो हमेशा भारत के पक्ष में अमेरिका के अंदर सारे फैसले कराया करते थे, उनके साथ मिलके लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया बनाई है। सबसे पहले सबसे बुरी हालत है राजधानी की, उसके लिए 272 सीटों पर हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे। और इस केजरीवाल सरकार को और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों को हम लोग बेनकाब करेंगे और सही न्याय वाले लोग सत्ता में आएंगे। अभी हमने वक्फ बोर्ड का जो 25 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार था, उसको भी हमने बेनकाब किया है। उसके अलावा जो समस्याएं आ रही हैं, इवन जो जाति का मामला है, कि जैसे हमारे यहाँ 4 जातियाँ हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, शूद्र। इसी तरह मुसलमानों में अशरफ है जो क्षत्रिय ब्राह्मण के बराबर हैं, अजलफ हैं और अर्जफ हैं, अजलफ वैश्यों के बराबर, अर्जफ। वहाँ भी यही हालत है, 85% गरीब मुसलमानों का हक, 15% अशरफों ने। इस पर भी हमने आवाज़ उठाई है। हालांकि इसी बात को आज हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जगन रेड्डी ने भी इसी बात को उठाया। हालांकि हमारा कोई कांग्रेस से कुछ नहीं मामला, लेकिन इसी तरह के मुद्दे इस नोएडा शहर के अंदर बिल्डर का इतना बड़ा घपला है और बार बार मुख्यमंत्री कह जाते हैं लेकिन कुछ होता नहीं। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। नोएडा अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है जिसकी आंख, नाक, कान सबसे भ्रष्टाचार टपकता है। आज आप आए, मैंने आपसे पूछा आप किससे आ रहे हैं, क्यों पूछा? यहाँ पे पत्रकारों तक की मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनकी गाड़ियाँ उठा के ले जाते हैं।
इस पूरे क्षेत्र के अंदर ये डीएलएफ या नोएडा अथॉरिटी की ये दादागिरी है। इस मार्केट को भी ख़त्म करने के लिए पार्किंग की, अंसल फॉर्चून आर्केड का मैं तीसरी बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ हूँ, वहाँ पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम है। उसके अलावा बिल्डर ने अवैध कब्जा कर रखा है, सागर रेस्टोरेंट अवैध। चलिए, ये सर छोटी छोटी बुनियादी समस्याएं हैं जिनको आप उठा रहे हैं, लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि 2022 विधानसभा चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का बिल्कुल नज़दीक है, तो ऐसे में आप जो वोट करेंगे वो सरकार को बनाए रखने के लिए करेंगे या सरकार के बदलने के लिए? देखिए, 2022 के अंदर फरवरी मार्च तक 6 राज्यों के और गुजरात और हिमाचल के इलेक्शन सितंबर तक 8 राज्यों के चुनाव है। 8 राज्यों के चुनाव में हमारी पार्टी लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया और जो मेरा मूवमेंट चल रहा है पिछले 35 सालों से, अर्थ क्रांति क्रूसेड इंडिया जिसको हम कहते हैं, धर्म युद्ध, विध्वंसकारी और भ्रष्टाचारी व्यवस्था के खिलाफ धर्म युद्ध, हमने कई PIL भी किए हैं। 311 आर्टिकल को भी बदलने की बात हम कर रहे हैं, जिसके अंदर IAS अफसर को हटाया नहीं जा सकता। हम आर्टिकल 17 को भी बदलने की बात कर रहे हैं, जो पहले था अबॉलिशन ऑफ कास्टिज्म, जिसको बाद में गांधी जी ने कर दिया था अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आपने कुल मिलाकर ये है कि आपकी राजनीति सक्रियता जो है वो अब बढ़ चुकी है, आप ना सिर्फ आर्थिक स्तर पर बल्कि अब राजनीतिक स्तर पर भी इस सरकार से लड़ने के लिए तैयार। वैसे आपने जिस तरह से कहा कि आपने GST पर 5 किताबें लिखेंगे, तो जो मौजूदा जो नीति है या जो GST उसमें आप किस तरह के सुधार की अभी फिलहाल ज़रूरत देखते हैं? GST में सबसे पहला सुधार ये होना चाहिए कि GST में जो गिरफ्तारी के प्रोविज़न हैं वो ख़त्म होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो पुराने केस खोले जा रहे हैं, जब आपको ही कुछ नहीं पता था, तो उसमें केवल आपको यदि कोई टैक्स की लायबिलिटी है तो उसको रिकवर करो, लेकिन ये जो पेनल्टी और जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, लूटम बाजार हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। जरा सी गलतियों पे GST नंबर कैंसिल कर दिए जा रहे हैं और कैंसिल करने के बाद में उनको दोबारा नंबर नहीं दिए जाते, लेकिन भ्रष्टाचार यदि आप उनकी जेबें भरो तो फिर मिल जाते हैं। तो ये थे आर्थिक मामलों के जानकार ध्रुव अग्रवाल जी, जिनमें मौजूदा सरकार को लेकर काफी नाराजगी देखी जा रही है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब ये सरकार जो है वो बदल जानी चाहिए, क्योंकि इसकी नीतियों से अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ा है और भारतीय अर्थव्यवस्था सदमे में है। तो आईपा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अगली कड़ी में हम एक और ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। धन्यवाद।